जी नमस्कार। आज हम एनसीईआरटी सीरीज का जो 6 क्लास की एनसीईआरटी चली हुई है हिस्ट्री की सीरीज का आज हम 5th लेसन करेंगे, जो कि है राजा, राज्य और प्राचीन गणराज्य के बारे में। इसमें जैसे एक कहानी दी है जो कि हर एक चैप्टर में दी होती है एनसीईआरटी के, कि कोई शंकरन नाम का लड़का है तो उसके जैसे घर वाले, उसके सभी रिश्तेदार हैं जो वोट डालने जा रहे हैं। तो वोट डालने जा रहे हैं तो वो सोचता है कि मतलब जैसे आज ऐसे होता है कि हम अपना जो नेता है या फिर अपने राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, जो ऐसे जैसे चुनाव करते हैं, क्या प्राचीन काल से भी ऐसा ही होता रहा है? क्या ऐसे ही मतलब वोटिंग सिस्टम रहा है? तो कहा है कि कुछ लोग शासक कैसे बने। जैसे इसमें कुछ लोग शासक कैसे बने, इसमें सबसे पहले इस बात का जिक्र हुआ है कि जो एक अश्वमेध नाम का यज्ञ होता था, उसका जिक्र हुआ है कि अश्वमेध यज्ञ होता क्या है एक्चुअली। इसके बारे में बताया कि अश्वमेध यज्ञ में एक घोड़ा है, जैसे घोड़ा अपना घोड़ा छोड़ देता है, कोई भी राजा अपने घोड़े को छोड़ के वो मतलब जहाँ तक वो घोड़ा जाता है, जिस जिस राज्य की सीमाओं में वो घोड़ा जाता है, वो उतना ही राज्य उस राजा का हो जाता है। ऐसे अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया जाता है। जैसे जब अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया जाता है तो जो उसकी रानी है, उसके बच्चे हैं, वो भी कुछ छोटे छोटे अनुष्ठान कर रहे होते हैं। तो इसके बारे में ही इसमें बताया है। फिर ये एक बॉक्स में एक बात बताई है कि क्या है वर्ण, कि वर्ण क्या होता है। वर्ण क्या होता है, जैसे वर्ण का मतलब वैसे देखा जाए तो एक शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो उसका मतलब होता है रंग। रंग से मतलब होता है वर्ण का। उस समय 4 सामाजिक वर्ग होते थे: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जैसे ब्राह्मणों का काम क्या था? वेदों का अध्ययन करना, मतलब जो पढ़ाई से रिलेटेड जो चीजें थी वो ब्राह्मणों का काम था, यज्ञ करते थे। और क्षत्रियों का काम क्या था? युद्ध में युद्ध करना, मतलब युद्ध में विजय प्राप्त करना, लोगों की रक्षा करना। वैश्यों का काम खेती करना, पशुपालन करना। और शूद्रों का काम, जो वो 3 वर्ग हैं, उन तीनों वर्गों की सेवा करना शूद्र का काम था, जिनको अछूत वर्ग में शामिल किया गया। फिर कहा है कि जो महाजनपद हुए हैं, जनपद और महाजनपद 2 वर्ड सुने हैं कि महाजनपद होता है और एक है जनपद। जो महाजनपद है उसके अंदर छोटे छोटे जो जनपद हैं, जो छोटे छोटे राज्य लगा लो या छोटे छोटे क्षेत्र हैं, एक अलग अलग जो राजा के अधीन होते हैं, उनको क्या कहा है? जनपद का है। अब इसमें जैसे कुछ एक जनपदों का जिक्र किया है कि कौन से जनपद उस टाइम पे थे और उनका क्या क्या व्यवसाय था, क्या क्या वो काम करते थे। जैसे चावल, गेहूं, धान, जो इन चीज़ों की खेती करते थे, मवेशी रखते थे और जानवर पालते थे, इस तरह की बातें बताई हैं। और जैसे 2 जनपदों का जिक्र किया, जैसे हस्तिनापुर, जो कि एटा के पास अतरंजी खेड़ा इसमें प्रमुख है, और दिल्ली का पुराना किला उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर। और मतलब इन छोटे छोटे जनपदों का इसमें जिक्र किया है, इसमें और कुछ खास नहीं दिया है। जो चित्रित धूसर पात्र, जो कि पिछले वाले पेज पे दिखाया गया था, उसको कहा है चित्रित धूसर पात्र। जैसे ऐसे जो पात्र थे, कहा गया है चित्रित धूसर पात्र। जैसे इन पात्रों पे ऐसे अच्छी अच्छी पेंटिंग भी करी हुई होती थी और इनको खास मौकों पर यूज किया जाता था। इसमें जो महाजनपद रहे हैं, जो कि एक ग्रंथ है मंजी निकाय नाम के ग्रंथ में इनका जिक्र मिलता है। अब इनमें जैसे मेन जो महाजनपद रहे हैं, जैसे जनपदों को मिलाकर जनपद प्लस जनपद इज इक्वल टू महाजनपद बनता है। मतलब छोटे छोटे जनपदों को मिलाकर एक महाजनपद का निर्माण होता है। तो इसमें जैसे ये दिखाए हैं, जैसे वैशाली है, मगध है, अंग है, वज्जी है,
उज्जैन है, नहीं यहाँ अवंती है, हस्तिनापुर है, गांधार है, ऐसे कौशाम्बी है। इनका जिक्र किया है कि ये ऐसे ऐसे महाजनपद होते थे। जैसे कई बार जैसे ऐसे भी क्वेश्चन पुट कर लिए जाते हैं, जैसे कि आज वर्तमान में जहाँ वैशाली है वहाँ या मगध है, वहाँ पर प्राचीन समय में कौन सा जनपद होता था, जहाँ पर बिहार है, ऐसे करके क्वेश्चन किया जा सकता है। या फिर ऐसे किया जा सकता है जैसे वैशाली है, आज इस जगह को किस नाम से जाना जाता है, ऐसे भी किया जा सकता है। अभी एक कौशाम्बी है, कोई जो जनपद था कौशाम्बी है, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। उसकी एक महान दीवार, मतलब बहुत ऊंची दीवार, जो अपने किले की रक्षा के लिए इसे बनाई गई थी, उसको दिखाया है, जो कि आज वर्तमान जैसे 2500 साल होने के बाद भी इसके अवशेष मिलते हैं। मतलब ये इतनी बड़ी दीवार थी। फिर जैसे सोर्स ऑफ इनकम बताए हैं कि सोर्स ऑफ इनकम क्या होते थे, एक राजा के सोर्स ऑफ इनकम क्या होते थे। मतलब अगर उपहार से ही काम चलाए, ऐसा तो पॉसिबल नहीं था कि राजा को उपहार कोई देता रहे तो उससे ही सारा काम चलता रहे, साम्राज्य की पूरी गतिविधियां होती रहीं। तो फिर जैसे फिलहाल हम क्या करते हैं, हमारे जो अभी जो तंत्र चल रहा है, इसमें भी ऐसा ही होता है कि जो टैक्स सिस्टम है उस पे ही सारा सब कुछ होता है। जैसे जीएसटी लगा के ही सरकार की बहुत बड़ी आमदनी का जो सोर्स बनता है। ऐसे ही जैसे कर थे, महाजनपदों के जो राजा विशाल किले बनवाते थे, बड़ी सेनाएं रखते थे, तो उसको चलाने के लिए, जैसे अभी इतने बड़े बड़े महल भी बनाए हैं, सेना भी रखी है, तो इनके लिए साधन तो चाहिए, संसाधन तो चाहिए कि उनको कैसे मेंटेन रखा जाए, जो आर्मी है उसको कैसे मेंटेन रखा जाए। तो कर लगाए जाते थे, जैसे फसलों पर कर लगाए जाते थे, कारीगरों के ऊपर कर लगाए जाते थे, पशुपालकों के ऊपर भी कर लगाए जाते थे, और पशुपालकों के जो उत्पाद होते थे उनके ऊपर भी कर लगाए जाते थे। व्यापारियों के सामान पर भी कर देना होता था, और जो आखेटक और संग्राहक होते थे उनको भी अपनी वस्तुओं पर कर देना पड़ता था। अब जैसे बताया कि कृषि में परिवर्तन, जैसे इस युग में कृषि के क्षेत्र में 2 बड़े परिवर्तन आए। जैसे क्या होता था, पहले लकड़ी के हल यूज किए जाते थे, पर इस युग में जो ये बताया जा रहा है कि इसमें कि लोहे के जो मजबूत हल थे उनका प्रयोग किया जाना शुरू हो गया। लोहे के बने हुए जो कठोर जो जमीन थी उसको जोतने में बड़ी आसानी रहती थी, और इसमें फसलों की उपज बढ़ गई। दूसरे लोगों ने धान के पौधे का रोपण करना शुरू कर दिया, अर्थात वो कैसे, मतलब बीज को छिड़काव न करके धान के पौधे को, उसको ऐसे जैसे आज भी कहा जाता है कि पौध लगाई जाती हैं, तो उसका रोपण करना शुरू कर दिया। खेतों के बीच में छिड़का कर धान न उग जाने की बजाय धान के पौधे का तैयार करके उसका रोपण किया जाता था। एक छोटा सा धान का पौधा जब वो एक पौधा बन जाता तो तब उसको एक जगह पर लगा दिया जाता था। इस प्रकार धान का रोपण किया जाता है। तो ये 2 मेन चेंज रहे। अभी जैसे इसमें 2-3 जो महाजनपद हैं उनके बारे में बताया है। जैसे मगध जो महाजनपद है उसके बारे में बताया कि यही कहा कि वो उसको ढूंढो, ये जो बिहार वाला क्षेत्र है वहाँ पर मगध नाम का महाजनपद पाया जाता था। जैसे इसमें ये बहुत शक्तिशाली था, और जो गंगा नदी का जो क्षेत्र है और सोन नदी का जो क्षेत्र है उसमें ये पड़ता है। और जो इसमें जो शासक थे बिंबिसार, जो कि पहले शासक रहे हैं, मगध के जो पहले शासक रहे हैं बिंबिसार, और बिंबिसार के बाद इनके पुत्र अजातशत्रु ने यहाँ पर अधिकार कर लिया था और अपना शासन चलाते थे। और इनकी जो राजधानी रही है शुरू से ही राजगीर रही है, राजगृह के नाम से भी जो जानी जाती है, ये इनकी राजधानी रही है। फिर वज्जी के बारे में बताया है। वज्जी के बारे में सबसे मेन बात जो रही है ये रही है क्योंकि ये एक ऐसा महाजनपद होता था उस टाइम का जहाँ पर गणराज्य था,
मतलब जो गण या संघ सिस्टम था, जैसे कोई जो राजा था उसको चुना जाता था, उसको चुन के ऐसा नहीं था जैसे पैतृक चलता आ रहा हो, जैसे पिता है फिर पिता का जो बेटा है फिर बेटे का बेटा है, ऐसे राजा बनता था। नहीं, ऐसा नहीं होता था। जैसे आज हमारे यहाँ जो सिस्टम है, जैसे इंडिया एक गणतंत्र है, जो हमारे देश का राष्ट्रपति है उसको इलेक्शन के द्वारा चुना जाता है। ऐसे ही यहाँ पर भी क्या था कि जो वज्जी था वो एक गण और संघ था। तो फिर इसमें जैसे एक ये बात बताई है वज्जी के बारे में, जैसे एक बार जो अजातशत्रु है वो यहाँ पर आक्रमण के बारे में सोचता है, और जो हमारे बुद्ध जी हैं, गौतम बुद्ध जी हैं, उनसे ये परामर्श करता है कि क्या हम वज्जी पर आक्रमण कर सकते हैं। तो फिर बुद्ध कहते हैं कि हम वज्जी पर जब तक आक्रमण नहीं कर सकते, जब तक वहाँ पूर्ण नियमित सभाएं करते रहेंगे, आपस में लोग मिलजुल कर काम करते रहेंगे, पारंपरिक जो तरीके हैं उनका पालन करते रहेंगे, बड़ों का सम्मान और समर्थन और उनकी बातों पर ध्यान देते रहेंगे, वज्जी में महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे और उन्हें बंधक नहीं बनाएंगे, शहरों और गाँवों में चैत्यों का रखरखाव करेंगे और विभिन्न मतावलंबी संतों का सम्मान करेंगे और उनके आने जाने के पर कोई रोक नहीं लगाएंगे। मतलब ये जो अच्छी अच्छी चीज़ें थी ये वज्जी में थी, कि ये जो चीज़ें हैं जब तक यहाँ पर मौजूद हैं, जब तक हम वज्जी पर आक्रमण नहीं कर सकते। यही एक छोटा सा विवरण दिया है जो मगध और वज्जी के बारे में बताया है। जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।